नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। यदि आपको कंप्लीट ये सिलेबस करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मराठों के सैन्य प्रशासन के बारे में कि मराठे थी जो सेना थी वो किस प्रकार की थी, किस प्रकार के उसके सिपाही सिपाही होते थे और उसमें सेना के कौन कौन से अंग थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मराठा सशस्त्र सेना तीन अंगों में विभाजित थी। पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी और नौसेना थी। आपको पता है कि नौसेना का जो ख्याल आता वो किसके मन में आया था? शिवाजी के मन में आया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और सबसे मजबूत उन्होंने नौसेना बनाई थी। उसके अलावा देखिए, घुड़सवार सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे। एक होते थे बारगीर। घुड़सवार सेना की हम बात करें, पैदल सेना तो पैदल सेना आपकी हो गई, जो सिपाही पैदल चलते थे। फिर हम बात करते हैं घुड़सवार। घुड़सवार सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे। एक होते थे आपके बारगीर घुड़सवार, जिनके घोड़ों और उपकरणों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो बारगीर घुड़सवार होते थे ना, उनका जो खर्चा पानी था, घोड़ों का था, खाना पिलाने का, जो फिर तलवार औजारे वगैरह थी, सब कुछ उनका प्रबंध कौन करता था? राजा करता था। मतलब राज्य के खजाने से वो खर्चा आता था सारा। ठीक है, और उसके बाद सिलेदार। सिलेदार जो घुड़सवार होते थे, जिनके घोड़ों और उपकरणों का भुगतान स्वयं सैनिक खुद करते थे, उनको बोला जाता था सिलेदार। आपको आगे दो प्रकार के घुड़सवार हुआ करते। एक आपके बारगीर, जिनके घोड़ों और उपकरणों का खर्चा राजा देता था, और एक होते थे सिलेदार। सिलेदार आप याद रखना स्वयं। ठीक है, सिलेदार सैफ और स्वयं, सैफ और आपका सिलेदार, आपको याद रह जाएगा। 18वीं शताब्दी में मराठों ने यूरोपीय शैली के अनुशासित सैनिकों और तोपखाने की श्रेष्ठता देखी कि 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या देखा कि अंग्रेजों की सेना को देखा। जो आपके पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, उन सब की यूरोपीय, आप समझ गए ना कि जो यूरोप महाद्वीप से आए थे, कि आपके फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे। ठीक है, तो उनके तोपखाने, उनकी सेना को देखा उन्होंने। उन्होंने ऐसे सैनिक तैयार और भर्ती करने का प्रयास किया, ऐसे ही भी। ठीक है, और विशेष रूप से महादजी सिंधिया के पास एक विशाल यूरोपीय शैली की सेना थी। महादजी सिंधिया के पास आपका, उन्होंने 1761 के युद्ध के बाद एक सेना तैयार की महादजी सिंधिया ने। जो जो उसके पास सेना थी वो अंग्रेजों की तरह थी, मतलब बिल्कुल व्यवस्थित, अनुशासित भी। ठीक है, तलवार और भाले मराठा के पसंदीदा हथियार थे, यद्यपि वे बड़ी संख्या में बंदूकों का भी उपयोग करते थे। शिवाजी के समय ही सैन्य अभियानों में रॉकेटों का उपयोग किया जाता रहा और 1770 तक धातु नलिकाओं वाले रॉकेटों का भी उपयोग किया जाने लगा था। 1770 तक। ये देखिए उनके हथियार, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, आरंभ में मराठा शक्ति के मुख्य आधार दुर्ग थे भी। जो उनके स्टार्टिंग में जो मुख्य आधार थे वो क्या थे? किले थे। वो किलों को बिल्कुल सुरक्षित रखते थे, उनके अंदर रहते थे। वे मराठा शक्ति के मुख्य आधार दुर्ग थे। शिवाजी ने बड़ी संख्या में दुर्गों पर नियंत्रण किया और उनका निर्माण भी कराया, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण और छापामार युद्ध के कारण सेना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक थे कि वो कहीं पर भी अगर रहना होता, सैनिकों को सुरक्षित रखना, तो किलों के अंदर रहते। ठीक है, एक तो चारों तरफ से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। मेन दरवाजे से दुश्मन एंटर करता तो उसको रोक लेते थे, वहां आराम से वो रह सकते थे, अपनी शक्ति को वो बढ़ा सकते थे। ये चीजें हुई। शिवाजी के वित्त मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य ने अपनी करती आज्ञा पत्र राजकीय आदेश में बताया था। आपने पढ़ा था ना आपका कि राजकीय आदेश, वित्त मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य, अमात्य को वित्त मंत्री बोलते थे। तो ये बात याद रखना, रामचंद्र पंत ने स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया था। और रामचंद्र पंत जी ने स्टार्टिंग बताया था कि ये जो टोपी वाले व्यापारी है ना, ये व्यापारी अलग व्यापारी हैं। ये अपने क्या है, भारत पर शासन करना चाहते हैं। इनके पास बंदूक और आपके तोपे हैं। इनका मेन उद्देश्य व्यापार करना नहीं, भारत पर शासन करना है। आपके स्टार्टिंग पार्ट में बताया था अभी। तो वो कहता है आज्ञा पत्र में उनकी एक करती है, उनकी एक रचना है आज्ञा पत्र भी। आपको याद रखना है कि आज्ञा पत्र किसकी करती, किसकी रचना है? रामचंद्र पंत की, अमात्य की भी। दुर्ग राज्य का आधार, उनके अभाव में बाह्य आक्रमण के समय राज्य नष्ट हो जाता है। यदि आपके पास किले नहीं होंगे ना, तो जब बाह्य आक्रमण होगा तो वो आपको मारकर चले जाएंगे। अगर आप किलों के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।
इसलिए सभी पूर्व राजाओं ने दुर्गों का निर्माण करके देश को सुरक्षित किया। यह राज्य मतलब मराठा साम्राज्य स्वर्गीय महान गुरु शिवाजी के द्वारा दुर्गों से ही बनाया गया था। औरंगजेब जैसे दुर्जय शत्रु ने आक्रमण करके बीजापुर और भावनगर जैसे महान साम्राज्यों को जीता, किंतु दुर्गों के कारण ही राज्य दशकों के प्रचंड आघातों के बाद भी सुरक्षित रह सका। उसने कहा कि दुर्गों के कारण ही जो शिवाजी का जो साम्राज्य था वो सुरक्षित रह सका, जबकि जो आपका औरंगजेब था उसने जो दूसरे आपके साम्राज्य थे बीजापुर और भावनगर, इनके महान साम्राज्यों को तहस-नहस कर दिया क्योंकि उनके पास मजबूत दुर्ग नहीं थे। अब हम बात करते हैं समुद्री वर्चस्व। जैसा कि हमने देखा शिवाजी ने पश्चिम तट की सुरक्षा के लिए एक नौसेना का गठन किया था। 18वीं शताब्दी में कान्होजी आंग्रे ने कुशल भूगोल विज्ञान और युद्ध नीति के चतुर प्रयोग से मराठों के अनेक नौसैनिक युद्धों में विजय दिलाई भी। अब देखिए कि इनमें एक बहादुर का नाम दिया हुआ है, मतलब बहादुर वीर का मतलब मेरी बात से कि शताब्दी में कान्होजी आंग्रे, याद रखना नाम, कान्होजी आंग्रे ने कुशल भूगोल ज्ञान और युद्ध नीति के चतुर प्रयोग से मराठों को अनेक नौसैनिक युद्धों में विजय दिलाई। नौसैनिक युद्ध मतलब कि वे युद्ध जिसमें नौसेना का प्रयोग होता था। विजय किसने दिलाई? कि कान्होजी ने, याद रखना आंग्रे ने। जबकि मराठा पोत यूरोपीय पोतों जैसी तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थे कि आपका नौसेना का युद्ध होगा ना, वो कहाँ होगा? आपका समुद्र में ही होगा। तो लेकिन जो आपके अंग्रेजों के जो समुद्री यान थे, जो समुद्री शिप थी, जहाज थे, वो बहुत ज्यादा तकनीक भरी हुई थी, लेकिन फिर भी कान्होजी आंग्रे ने, अब उनको ज्ञान था कि पूरे भूगोल का कि कहाँ किस प्रकार से क्या होगा, और उनकी रणनीति से अनेक युद्धों में जीत दिलाए। उस समय भारत में यूरोपीय लोगों की मुख्य शक्ति उनकी नौसेनाएं थी। वे भारतीयों को मूल्य देकर अपने नौसैनिक व्यापार पत्र खरीदने के लिए विवश करते थे भी। ठीक है, पुर्तगाली में क्या कहा जाता था? कार्ताजवी। वे कहते भारतीयों को मूल्य देकर अपने नौसैनिक व्यापार पत्र खरीदने के लिए विवश करते थे। बिना पत्र वाले किसी को भी जहाज को जब्त कर लिया जाता था। क्या करते थे कि वो एक लाइसेंस बनाने लगे समुद्र के लिए कि समुद्र में अगर आना है ना तो हमें क्या चाहिएगा? लाइसेंस चाहिएगा भी। तो ये कौन बनाने लगे? आपके ये यूरोपीय लोग भी, जो व्यापारी आए थे ना, अंग्रेज व्यापारी थे, ये थे खासकर पुर्तगाली में कार्ताज बोला जाता है इसको, व्यापार पत्र को। ठीक है, मराठों ने इस प्रथा को चुनौती दी और स्वयं यूरोपीय लोगों से पत्र मांगना आरंभ कर दिया। यूरोपियों ने कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू कहकर अपनी हताशा व्यक्त की। और फिर शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारा ही देश और हमसे ही आप लाइसेंस दे रहे हो। लाइसेंस का मतलब मेरा क्या मतलब, इससे कहा गया वो, ये पत्थर मतलब लाइसेंस था कि अगर आपको कहता कि अगर समुद्र में जहाज लेके आना है किसी भारतीयों को तो हमसे लाइसेंस, उसकी कुछ फीस रख दी होगी। लेकिन शिवाजी ने देखा ये क्या कर रहे हैं, तो शिवाजी ने अपनी नौसेना बनाई और पुर्तगाली से कहा कि अगर तुम्हारा कोई जहाज यहाँ पे आएगा, हमारे राज्य की सीमा में आएगा, मतलब समुद्री सीमा में आएगा, तो तुम्हें पत्थर देना पड़ेगा। ठीक है, और उनका मेन कौन था? कान्होजी आंग्रे, जो विशेष रणनीति के तहत उनका मुकाबला कर रहा था। और उनको क्या दिया? समुद्री डाकू। तो आपसे पूछा जा सकता है समुद्री डाकू किसको कहकर पुकारा? शिवाजी को, आपको कान्होजी आंग्रे को। तो आपको याद रखना कि कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू कहकर पुकारा था। क्यों पुकारा था आप डिटेल में लिख सकते हैं। अब आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अंग्रेजों के जल पोतों पर हमला करते हुए मराठा पोत हुए। ये देखिए मराठा पोत है और अंग्रेजों के जलयान है, इन पे क्या है? हमला करते हुए भी। 1665 में शिवाजी के बेड़े के 4 पोत ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हुए। ओमान आपको पता है कि भारत का पूर्वी देश है। ठीक है, वहां के शासक ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर सवार लोगों को बंदी बना लिया। उसने शिवाजी की तटीय संपत्ति पर हमला करने के लिए कुछ पोत भी तैयार कर लिए, किंतु जब उसे पता चला कि शिवाजी की नौसेना में 100 से अधिक पोत है, तब वह अपने पोतों के साथ बंदरगाह में पीछे हट गया भी। ठीक है, उसने भी देख लिया कि 100 पोत है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो 1665 में शिवाजी की बेड़े के 4 पोत ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। हो सकता है कुछ व्यापार करने गए हो या गलती से पहुंच गए रास्ता भटक के, तो वहां उनको बंदी बना लिया। उन्होंने सोचा चलो वहां पर आक्रमण करते जहां से पोत आए हैं। लेकिन जब उसको पता चला कि यहाँ पर जो शिवाजी की नौसेना उसमें 100 से अधिक पोत है, तो वापिस भाग गए। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। मराठों की न्याय व्यवस्था कुशल थी, जो मृत्यु दंड का सहमित प्रयोग करने के लिए उल्लेखनीय थी। पंचायत
मृत्युदंड का संयमित मतलब कि सोच समझ कर ही प्रयोग किया जाता था, ऐसे नहीं कि सबको मृत्युदंड दे दिया। पंचायत स्थानीय अधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह था भी। ठीक है, आज का जो पंचायती निकाय है ना, उससे अलग था, ये पंचायत अलग है। इस पंचायत में क्या था, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह था जो न्याय वितरण का मुख्य अंग था। असंतोषजनक निर्णय की स्थिति में मराठा सरदार के समक्ष अपील की जा सकती थी। कि जो आपका वहां पे भी एक पंचायत थी जो आज के पंचायत से लगती, जो प्रतिष्ठित थे, जो आपके सम्मानीय थे, समझदार लोगों का एक समूह होता था, वो न्याय करता था। यदि उस न्याय से जनता संतुष्ट नहीं होती थी कि आपने न्याय पक्षपात सुना दिया या फिर मेरी गलती नहीं थी, या आपने न्याय गलत किया, तो आपका क्या मराठा सरदार के समक्ष अपील की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त पुणे, इंदौर आदि प्रमुख नगरों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोतवाल या पुलिस भी तैनात की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अभी व्यापारिक तंत्र, शिवाजी ने व्यापार को प्रोत्साहित किया, स्वयं समुद्री विदेशी व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके तथा उनके अधिकारियों के पास अनेक पोत थे, अपने पोत थे। ये था वो पोत मतलब ये समुद्री जहाज भी। उनने जिन्हें वे नियमित रूप से यमन के मोचा, ओमान की मस्कट, ये देखना भाई आप व्यापार करने जाते थे कहाँ, यमन के मोचा, ओमान के मस्कट, मलेशिया के मलक्का जैसे दूरस्थ बंदरगाहों पर भेजते थे। इनमें से कुछ पोतों का उपयोग सोना, वस्त्र आदि माल के व्यापार के लिए होता था। किन किन देशों के साथ, यमन के साथ, ओमान के साथ और मलेशिया के साथ। चीजें क्लियर, व्यापारी के रूप में किन किन देशों के साथ व्यापार हो सकता था, आपसे 3 देश पूछ लेगा या कुछ नया दे देगा और पूछेगा कि किन देशों के साथ व्यापार होता था, किसके साथ नहीं होता था। आपको याद रखना है कि ओमान तो आपको याद रह ही जाएगा, ओमान वाले तो हमला करने की सोची थी। ओमान के बाद मलेशिया और आपका यमन। सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव किया गया। 18वीं शताब्दी में ओडिशा जैसे स्थानों पर नदी परिवहन के लिए नौकाओं को तंत्र स्थापित किया गया। नदियों और छोटी जलधाराओं पर पुल बनाए गए थे। ये चीजें इनकी व्यापार की है। चीजें क्लियर हुई आपको। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भी। इसकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी। मराठाओं ने भारत के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवाजी का स्वराज्य दृष्टिकोण उनकी मोहर में स्पष्ट प्रकट होता था। स्वराज्य मतलब खुद का राज्य भी, ये उनकी मोहर थी भी। आप देख सकते हैं इसमें एक संस्कृत अभिलेख अंकित था जो प्रचलित फारसी मोहरों से भिन्न था। शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह मोहर भी विश्व द्वारा पूजित है, जो नवचंद्र की भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती है भी। ये इसके ऊपर लिखा हुआ था। शिवाजी ने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राज व्यवहार कोश नामक एक ग्रंथ भी लिखवाया। अब देखिए ध्यान से भी, शिवाजी ने मराठी भाषा के प्रचार के लिए कौन सा ग्रंथ लिखवाया। बड़े बड़ों के तोते उड़ जाएंगे भी, क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो वो कौन सा था, राज व्यवहार कोश। क्या था, राज व्यवहार कोश नाम से वो ग्रंथ था। इसमें राजनयिक आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाले प्रचलित फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिए गए। परिणाम स्वरूप मराठा कूटनीति में विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हो गया। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने धर्मों का भी सम्मान, अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे भी। आपको क्या मेनली इसमें ये ग्रंथ आपको जरूर याद रखना है कि मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राज व्यवहार कोश नामक एक ग्रंथ भी लिखवाया। इसमें क्या था, राजनयिक आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाले प्रचलित फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिए गए। कि जो फारसी शब्द यूज होते थे ना, तो उनके क्या दिए गए, आपके संस्कृत पर्याय दिए गए कि संस्कृत में आपको इन शब्दों को क्या बोलते हैं। जैसे मैं बाहर का हूं, मैं फारसी बोलूंगा तो उन फारसियों की जगह संस्कृत शब्द लिखे गए थे। परिणाम स्वरूप मराठा कूटनीति में विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हो गया। कि उन्हें कहा कि फारसी बंद करिए बोलना, आप इनकी जगह संस्कृत शब्दों को अपनाइए। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जो अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों का सम्मान करते थे। उनके भगवा ध्वज को सभी मराठों ने अपनाया भी। उन्होंने अपवित्र किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। संस्कृत एवं मराठी साहित्य, धार्मिक संस्था और पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित किया। संभवतः उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों के पुनरुत्थान में सबसे अधिक योगदान दिया। उन्होंने लोगों को यह दिखाया कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों को पराजित किया जा सकता है। मराठा अपने साम्राज्य का निर्माण, विस्तार और प्रशासन कर सकते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने करके दिखाई।
ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत को अंडर किया। अभी युद्ध भी आ रहे कि कहाँ एक किले से शुरुआत हुई थी और कहाँ पूरे भारत में उन्होंने शासन किया। अब शक्तिशाली महिलाएं हम बात करते हैं ताराबाई की। आपने ताराबाई के नेतृत्व में थोड़ा सा एक आया था। ताराबाई एक निडर और मराठा योद्धा रानी थी जिन्होंने अपने पुत्री राजा राम की मृत्यु के पश्चात 18वीं शताब्दी के आरंभ में शासन किया। यह अनुभव करते हुए कि दक्कन में औरंगजेब और मुगल सेना की उपस्थिति के कारण उत्तर भारत असुरक्षित था, कि उनके पति देखिए जो उनका था आपका शाहजी भोसले, ठीक है, साहू था, जो आपके सॉरी क्या नाम है, शिवाजी था, उनका बेटे थे। एक बेटा पहले मार दिया था औरंगजेब ने, उसके बाद राजा राम की मृत्यु दूसरे बेटे की, तो उनकी जो विधवा थी आपकी ताराबाई, तो उन्होंने क्या किया, खुद से शासन संभाला भी। तो उन्हें पता था कि औरंगजेब की सेना दक्षिण में आ चुकी, वो हमला कर सकती, तो उनकी उत्तर भारत असुरक्षित था। उन्होंने विशाल मराठा सेनाओं का गठन किया, उन्हें उत्तर में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस अर्थ में वह उत्तर में मराठा विस्तार की सूत्रधार थी भी, ठीक है, कि जो उन्होंने सोचा कि जो औरंगजेब है ना, वो तो कहाँ आ गया था, दक्षिण भारत में आ गया था। उसे पता था कि अब खाली कौन है, उत्तर भारत। तो उन्होंने मराठाओं की सेना को संगठित किया। उसने कहा कि औरंगजेब तो दक्षिण भारत में आया हुआ है, तुम क्या करो, उत्तर भारत में आक्रमण कर दो, वहां अपना राज्य विस्तार कर लो। तो इसलिए उत्तर भारत में जो मराठा साम्राज्य का जो विस्तार करने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है, ताराबाई को जाता है। उनकी सैन्य रणनीतिक समझ और दृढ़ता से मुगल साम्राज्य को परास्त किया और एक कठिन समय में मराठा स्वतंत्रता की रक्षा की। उसके बाद हम बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर। युद्ध में ताराबाई आप देख सकते हैं, एमवी धुरंधर द्वारा निर्मित चित्र है ये भी, अहिल्याबाई होलकर भी। अहिल्याबाई होलकर होलकर राजवंश की उत्तराधिकारिणी थी, जो उत्तर भारत में मराठा विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख कुलों में से एक था। 18वीं शताब्दी में इस राजवंश ने मध्य भारत में वर्तमान इंदौर के आसपास एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। कौन से वंश ने, होलकर राजवंश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास इन्होंने शासन किया 18वीं शताब्दी में भी। 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से लेके 1800 के बीच में। अपने पति और पुत्र को खोने के उपरांत भी उन्होंने 30 वर्षों तक धैर्य एवं साहसपूर्वक शासन किया। उन्होंने प्रजा का ध्यान रखते हुए बुद्धिमानी से प्रशासन चलाया। अहिल्याबाई एक धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक समस्त भारत में सैकड़ों मंदिरों, घाटों, कुओं और मार्गों का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया। यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ये आप ध्यान रखना, अहिल्याबाई होलकर ने। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि आपसे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, वाराणसी में भी, जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का, जिसे महमूद गजनी ने ध्वस्त कर दिया था। अहिल्याबाई होलकर को मध्य भारत में महेश्वर बुनाई उद्योग को बढ़ावा देने और पारंपरिक हथकरघा शिल्प को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, जो आज भी फल फूल रहा है। अब ये देखिए कि एक मोडी लिपि देवनागरी का तिर्यक रूप मराठाओं द्वारा पत्राचार के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य लिपि थी। मोडी लिपि भी क्या थी, मोडी लिपि, की जो आपकी छत्रपति साहू महाराज की मोडी लिपि में लिखी लिखावट का एक उदाहरण हुई। कि ये क्या थी, देवनागरी का एक तिर्यक रूप था। कि देवनागरी लिपि है ना, उसको ही टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा जाता था, उसको बोला था मोडी लिपि। कि बाकी तो पढ़ लेते थे, जो पत्राचार था, जो दूसरे दुश्मन थे पढ़ लेते थे, तो नई लिपि का विकसित की, जिसको मोडी लिपि बोला जाता था, और जिसका प्रयोग क्या थे, अब मराठे पत्राचार की भाषा में करते थे भी। आपको चीजें मोडी लिपि से पूछ सकता है। मतलब न्यू एनसीईआरटी के फैक्ट ना एकदम रट के पी जाओ, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिवाजी का आदर्श उनके उत्तराधिकारियों को निरंतर प्रेरणा देता रहा। उदाहरण के लिए नागपुर के भोसले स्थानीय संस्कृति और परंपरा के उत्साही समर्थक के रूप में उभरे, और पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा, जो मुगल शासन में प्राय बाधित रहती थी, मराठों के संरक्षण में पुनर्जीवित हुई भी। ठीक है, जो आपके जगन्नाथ में पुरी की जो पूजा आरती होती थी, मराठे उसको, सॉरी, जो आपके मुगल थे वो उसको बाधित करते थे, लेकिन मराठाओं ने उसको पुनर्जीवित किया। मतलब फिर से कहा कि आप पूजा कीजिए, रक्षा का दायित्व तो हमारा, हम इनको संभाल देंगे। संभवतः सबसे प्रभावशाली योगदान कुछ विशिष्ट मराठा महिलाओं का था। आइए उनमें से 2 के विषय में जानते हैं। पिछला प्रश्न देखें तो 2 के विषय में तो हमने जान लिया, आपका ताराबाई के बारे में और अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमने जान लिया।
अब हम बात करते हैं तंजावुर की भी। हमने कहा था आइए सांस्कृतिक योगदान एक अन्य उदाहरण को देखने के लिए दक्षिण की ओर चले, शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी। हमने पढ़ा था ना एकोजो का साम्राज्य था, यहाँ आपका जो दक्षिण तक था, यहाँ पे शिवाजी का साम्राज्य नीचे था, एकोजी का साम्राज्य। शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी ने 17वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1600 से लेके 1700 तक, आपकी 17वीं शताब्दी, तो मैं बात करूंगा 1675 से लेके 1700 तक में तंजावुर तमिलनाडु पर विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र में मराठा शासन का आरंभ हुआ। तंजावुर के मराठों ने विशेष रूप से एक समृद्ध और नवीनता से परिपूर्ण समन्वयकारी संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया था भी। ठीक है, ये तंजावुर, ये वाला हिस्सा है तंजावुर भी। ठीक है, संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। वे कला के महान संरक्षण थे तथा कई शासक स्वयं कवि और नाटककार भी थे भी। तंजावुर शैली की पारंपरिक चित्रकला जिसमें स्वर्ण पत्थर का कोमल प्रयोग है और इस पर वैभवशाली दीप्तिमान रूप प्रदान करता है, यह शैली मराठों के संरक्षण में फली फूली थी भी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं तंजावुर के शासकों की ही, जो आपके किसके द्वारा, वहां का शासक कौन था, शिवाजी का ही सौतेला भाई था। तंजावुर के सभी मराठा शासकों में सरफोजी द्वितीय का योगदान सबसे उल्लेखनीय है। आपको देखने में तो नाम सरफोजी थोड़ा सा मुगल टाइप लग रहा होगा, मुस्लिम टाइप लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना सरफोजी द्वितीय का योगदान था उल्लेखनीय। वे कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे भी। उन्होंने देवेंद्र कुंवर जी नामक एक मराठी नाटक लिखा भी। ये देखिए, देवेंद्र कुंवर जी नामक एक मराठी नाटक लिखा जिसमें उन्होंने तत्कालीन विश्व भूगोल का विस्तार से वर्णन किया। सरफोजी ने प्रतिभाशाली संगीतकारों को संरक्षण दिया। उनके काल में ही आधुनिक कर्नाटक संगीत का विकास हुआ। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम के प्रारंभिक चरण विकसित हुए। किनके काल में, सरफोजी के काल में, आपको ध्यान रखना है। ये क्या थे, तंजावुर वाले मराठे थे भी। उनका जो ग्रंथ वो भी याद रखना, नाम है कि एक मराठी नाटक याद रखना, देवेंद्र कुंवर जी। ठीक, कुंवर जी मान लो, कुंवर जी मान लो, आपको ध्यान रखना है नाटक उन्होंने लिखा था सरफोजी ने भी। सरफोजी की चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की भी। फिर एक आ गया आपका कि जो कि एक चिकित्सा केंद्र था भी। धन्वंतरी महल की स्थापना किसने की, सरफोजी ने की, जो एक चिकित्सा केंद्र था। यहाँ भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धति से रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता था, फ्री में लोगों का इलाज किया जाता था, यहाँ यूरोपीय पद्धति से भी और आपका भारतीय पद्धति से भी। उन्होंने एक मुद्रणालय भी आरंभ किया, जो भारत में किसी स्थानीय शासक द्वारा स्थापित किया गया पहला ऐसा उदाहरण था भी। क्या स्थापित किया, मुद्रणालय भी। ठीक है, उन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवार पर भोसले परिवार का इतिहास उत्कीर्ण करवाया, जो भारत के सबसे बड़े एकल शिलालेखों में से एक है और भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तंजावुर का सांस्कृतिक परिवेश बहुभाषी था। देखिए, अगर तंजावुर के बारे में कुछ सुना है ना मराठों से संबंधित, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए। फिर क्या नाम था इसका, एक मिनट नाम मुझे देखने दीजिए। सरफोजी भी, क्या नाम था, सरफोजी द्वितीय। कि तंजावुर से संबंधित अगर मराठों के बारे में कोई कुछ सुनाए तो आपको सरफोजी द्वितीय के नाम ध्यान में रखने हैं। और इनके जो मोटे मोटे फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दी। धन्वंतरी महल है आपका, जो आपकी कुंवर जी वो पुस्तक है वो आपकी बता दी। ठीक है, मुद्रणालय बनवाया आपका, इसकी दीवारों पर जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, इसकी दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास उत्कीर्ण करवाया। यहाँ की स्थानीय तमिल संस्कृति पूर्व शासकों की तेलुगु संपत्ति और संस्कृति और वर्तमान शासकों की मराठा संस्कृति का परस्पर स्वतंत्र रूप से मेलजोल हुआ, कि सभी संस्कृतियां आपस में मिल गई और एक नया मेल स्टार्ट हुआ भी। अब हम मराठा विरासत के बारे में और हम देख लेते हैं। मराठा शासन ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी, मुगलों के साथ युद्ध किया, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको भी अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा उपमहाद्वीप पर अधिकार से पूर्वी और उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। कि मराठों ने कि आपका दक्षिण में भी गए, आपके उत्तर में भी गए। ठीक है, भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने कुशल प्रशासन के साथ शासन करने की एक नई विधि स्थापित की और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के स्थानीय हिंदू परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया, कि किसी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव भी नहीं किया।
उन्होंने अपने हिंदू धर्म को भी बढ़ावा दिया। दमनकारी शासन और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध उनका साहसिक संघ स्वराज्य के ज्वलंत आदर्श से प्रेरित था। कालांतर में इन्हें भारतीयों को प्रेरित किया कि वे स्वयं शासन कर सकते हैं। कि कालांतर मतलब उसके बाद जब उन्होंने मराठाओं के बारे में सुना तो बाकी भारतीयों में विश्वास आया कि हाँ, हम भी स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं। और इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण किया और इस प्रकार से भारतीय का जो था ना स्वतंत्रता आंदोलन, उसका बीजारोपण किया कि हमें आजाद होना है, स्वराज्य लेना, हमें खुद का शासन करना है। ठीक है, तो एक बार ये फिर है कि जो आपका एक जो आपका तंजावुर वाला है कि सरफोजी वाला, वो एक बार दोबारा करवा दीजिए तो हम 2 मिनट उसको दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो चुका उसको, क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट थे, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए यही से वो स्टार्ट होता है। तंजावुर के सभी मराठा शासकों में सरफोजी द्वितीय का सबसे बड़ा उल्लेखनीय योगदान है। हमें इसके द्वारा 2-4 क्वेश्चन ही याद करने हैं। ठीक है, एक बार मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा। ये देखिए तंजावुर वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ साथ एक बार रिपीट कर लेना कि आइए संस्कृति योगदान के एक अन्य उदाहरण को देखने के लिए दक्षिण की ओर शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी ने भी, कौन था इसका संस्थापक? शिवाजी का सौतेला भाई एकोजी ने 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर पर विजय हासिल की। तंजावुर पर विजय हासिल किसने की? एकोजी ने की थी, जो शिवाजी का सौतेला भाई था। ये आपको फैक्ट याद हो गया। तंजावुर पर भी तमिलनाडु में है भी। ठीक है, इससे इस क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करना, यहाँ से आगे आगे जहां से याद करना वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तंजावुर के सभी मराठा शासकों में सरफोजी देखते भी, एक तो आपको एकोजी का नाम याद रखना है जिसने शुरुआती विजय हासिल की थी। उसके बाद फिर आ जाना है आपको एकोजी पे। सरफोजी द्वितीय का योगदान भी आपको याद रखना है। जो आपके भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाती थे, उनकी जो एक किताब है देवेंद्र कुंवर जी, वो आपको याद रखनी है। ये किताब नहीं, मराठी नाटक है, जो उसको याद रखना है, जिसमें विश्व भूगोल का वर्णन है। इसी जो बुक है ना देवेंद्र कुंवर जी, इसमें क्या है, पूरे विश्व के भूगोल का वर्णन दिया गया है, जो इसने लिखी है सरफोजी ने। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। कोई फैक्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, जो बात आपको याद रखनी है इसमें है कि उन्होंने सरफोजी ने चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की। धन्वंतरी महल की स्थापना किसने की? सरफोजी ने ही की। जो आपके तंजावुर वाले मराठी है ना, उनमें वो एक शासक था सरफोजी द्वितीय, देते भी नाम आप ध्यान रखना। एक मुद्रणालय की भी स्थापना की, बाकी बस। और उन्होंने क्या किया कि जो आपका तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, उसकी दीवारों पर जो भोसले परिवार, शिवाजी वाला परिवार है, उसके जो आपकी पूरी भावी पीढ़ियों के लिए इतिहास उत्कीर्ण कराया कि पूरे जो शिवाजी का जो परिवार था ना, उसका इतिहास उन्हें उत्कीर्ण करवाया तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में। ये सरफोजी की 3 बातें हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि सरफोजी ने क्या किया, आपका कुंवर जी मुद्रणी वो आपको पुस्तक लिखी। ठीक है, उसमें क्या था, पूरा भूगोल था। दूसरा मुद्रणालय बनवाया, तीसरा धन्वंतरी महल बनवाया, चौथा बृहदेश्वर के मंदिर पर जो आपका शिवाजी का परिवार है उसके पूरा इतिहास खुदवाया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है मराठा साम्राज्य के बारे में। ये हमारा अध्याय भी कंप्लीट होता है। तो आपका रिवीजन बैच इसको एक बार जरूर देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।